नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विधायक दल की बैठक से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधायक दल की एक बैठक से पहले भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर जारी है और इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष और यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के बीच गुरुवार को एक बैठक हुई है। माना जा रहा है कि यूपी में बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल में शपथ से पहले इन नेताओं के बीच संभावित मंत्रियों के नाम पर चर्चा हुई। बता दें कि शुक्रवार को बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए 25 मार्च को शाम 4:30 बजे लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यूपी के सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी विधायक रमापति शास्त्री शनिवार को यूपी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ लेंगे। मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी शासित राज्यों के सीएम शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और इसमें मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के सीएम एमएल खट्टर, अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयआर ठाकुर, त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब और गोवा के भावी सीएम प्रमोद सावंत शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बताया है कि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस शपथ ग्रहण में हिस्सा लेंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से खास मुलाकात की है और इस मुलाकात को करके उन्होंने राज्य में सरकार गठन को लेकर चर्चा भी की। देश की आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य में सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी ने नवनिर्वाचित विधायकों की गुरुवार को एक बैठक होनी है और इसी में विधायक दल औपचारिक रूप से अपना नेता चुना। और आपको बता दें कि वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राज्य में सरकार गठन की प्रक्रिया के लिए पार्टी पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। सूत्रों ने यह भी बताया कि यह तय है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, जबकि पार्टी को उप मुख्यमंत्री पद के लिए नाम तय करना है। इस संबंध में चर्चा के दौरान कई नाम सामने आए, जिसमें विधानसभा चुनाव हार चुके निवर्तमान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, बेबी रानी मौर्य, ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह और ए.के. शर्मा शामिल हैं। हालांकि सूत्रों का यह कहना है कि बीजेपी मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाए रख सकती है। साथ ही आपको बता दें कि पार्टी में कई लोगों का मानना है कि बीजेपी श्रीकांत शर्मा को दोबारा एक बार मंत्री बनाएगी, जबकि नवनिर्वाचित विधायक और परिवर्तन निदेशालय के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह को भी मौका दिया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि योगी आदित्यनाथ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शामिल होने की उम्मीद है। और पिछली सरकार में ही सीएम योगी ने वादा किया था कि वो यूपी की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का काम करेंगे और $1 आपको बता दें कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की राह पर सीएम योगी ने काम करना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को योगी आदित्यनाथ ने अपने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बना लिया है। इसे पूरा करने के लिए अपने शपथ ग्रहण में उन्होंने देश के करीब करीब सभी कारोबारी घरानों को शामिल होने का इन्विटेशन भेजा। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ जब दूसरी बार मंत्री पद की शपथ लेंगे तो वो वहां पर देश के बड़े बड़े कारोबारी घरानों की उपस्थिति होने वाली है, जिनकी मदद से योगी आदित्यनाथ अपने एक बड़े सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी का यह सपना है कि यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बनाने का, और वो कई मौकों पर न सिर्फ इसके बारे में बात कर चुके हैं बल्कि इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में कदम भी आगे बढ़ा चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ये कह दिया था कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रायोरिटी सेक्टर का चयन और उस दिशा में विस्तृत कार्य योजना बनाने और उस कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए भी अलग अलग ग्रुप्स में उस दिशा में एक बेहतर पहल को एक टीम वर्क के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। यूपी में चुनाव जीतने के 5 दिन बाद ही योगी सरकार ने इसके लिए एक बड़ा गंभीर कदम भी उठा दिया। 15 मार्च को सरकार ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल करने के लिए एक RFP और यानी कि रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल जारी किया था। यानी एक तरह से देश भर के सभी कारोबारियों को यूपी में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया है।
और खबर बरेली से है, जहां बरेली में थाना बरादरी के मोहल्ला कांकर टोला में रहने वाले दानिश नाम के एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को नशे में गोली मार दी है। जानकारी के मुताबिक लगभग 15 दिन पहले थाना बरादरी के ही लोधी टोला में रहने वाले मोहम्मद अतीक अंसारी से कांकर टोला में रहने वाले 20,000 रुपए उधार मांगे थे, जिसको देने के लिए अतीक ने मना कर दिया था। इसी की रंजिश मानकर अतीक को गोली मार दी गई, जो कि उसकी टांग में जाकर लगी है। देर रात को पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मामला ऐसा था कि मुझसे एक दानिश नाम के लड़के ने, जो काका टोले का रहने वाला है, 15-20 दिन पहले मुझसे 20,000 रुपये उधार मांगे। मैंने कहा कि क्या कहते हैं देगा भाई, कहाँ से, तेरा कोई काम तो है नहीं। तो उसने क्या कहते हैं इस दौरान मेरे घर के ऊपर 2 फायर करे, 15-16 दिन पहले करे। तारीख मुझे याद नहीं है, 15 या 16 दिन पहले का मामला है। वहाँ के समस्त जितने भी रहने वाले हैं उन सबको मालूम है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन अभी ये मेरे भाई आए, सब लोग बता रहे हैं कि रात पुलिस गई थी। कहाँ का रहने वाला था? काका टोले रंगदारी। हाँ, रंगदारी मानते हैं। उनके वालिद साहब जो थे वो भी बदमाशी थे। बाबू रावण उनका नाम था। नहीं, उधार देने का मतलब उनका ये है कि उधार कह के ही मांगते हैं, फिर देंगे तो ना, कोई कारोबार तो है नहीं उनका कोई। मामला है आज दिनांक 23 मार्च 2022 को समय रात्रि के लगभग 11 बजे के आसपास में एक वादी जो है वो, जिनका नाम मोहम्मद आतिक अंसारी, थाना क्षेत्र बारादरी के रहने वाले, उनके द्वारा थाना कोतवाली पर आकर एक तहरीर दी गई। तहरीर में उनके द्वारा बताया कि ये अपने कुछ दोस्तों के साथ थाना क्षेत्र कोतवाली के एक होटल में खाना खाने आए थे। खाना खाने के बाद में जब ये वापस जा रहे थे तो इनका एक मित्र जो इनके साथ में खाना खाया था, जिसका नाम मोहम्मद दानिश है, उसने इसके पैर में गोली मार दी और जिसको इलाज के लिए यहाँ पे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी इनकी स्थिति ठीक है। इनके द्वारा थाना कोतवाली पर एक तहरीर दे दी गई है। तहरीर के आधार पर धारा 307 IPC के तहत में मुकदमा पंजीकृत। तो वहीं बरेली में एक अनियंत्रित मोटरसाइकिल सड़क किनारे खाई में जा गिरी है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल पर पति पत्नी और उनके 3 बच्चे सवार थे, जिसमें से पति 37 वर्षीय भूरा और उसकी 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि पत्नी फरजाना और एक बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतकों में 9 साल का बेटा और 7 साल की एक बेटी भी शामिल है। एसएसपी रोहित कुमार सजवाण ने बताया है कि हादसा सुबह बरेली अलीगंज मार्ग पर हुआ है, जब बाइक सवार सभी सिरौली से रामपुर जा रहे थे। रास्ते में ही बाइक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक खाई में गिर गई और सूचना पर पहुंची पुलिस, जिसने घायलों को तत्परता दिखाते हुए अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जबकि 3 को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आज दिनांक 23 मार्च 2022 को समय रात्रि के लगभग 11 बजे के आसपास में एक वादी जो है वो, जिनका नाम मोहम्मद आतिक अंसारी, थाना क्षेत्र बारादरी के रहने वाले, उनके द्वारा थाना कोतवाली पर आकर एक तहरीर दी गई। तहरीर में उनके द्वारा बताया कि ये अपने कुछ दोस्तों के साथ थाना क्षेत्र कोतवाली के एक होटल में खाना खाने आए थे। खाना खाने के बाद में जब ये वापस जा रहे थे तो इनका एक मित्र जो इनके साथ में खाना खाया था, जिसका नाम मोहम्मद दानिश है, उसने इसके पैर में गोली मार दी और जिसको इलाज के लिए यहाँ पे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी इनकी स्थिति ठीक है। इनके द्वारा थाना कोतवाली पर एक तहरीर दे दी गई है। तहरीर के आधार पर धारा 307 IPC के तहत में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। और बहराइच के दोदरा नाले में बोरी में एक युवक की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। देखते ही देखते वहां स्थानीय लोगों का तांता लग गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों द्वारा ही परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो वहीं परिजनों का यह कहना है कि उनकी पत्नी कहीं और अवैध संबंध उसका चल रहा था, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बीती 19 तारीख को मृतक की पत्नी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसका शव मिलने पर मृतक के भाई वारिस के तहरीरी सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अन्य कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था भी कायम की गई। घर वाले से तो बताओ चाहे कि हमार बहनों उम्र के ऐसे कहूँ ऐसा ना हो, कोई कांड हो जाए फट से हमसे बताओ चाहे, इनसे बताओ चाहे, अपने घर में बताओ चाहे, ससुर से बताओ चाहे, तो कहे ना बताओ। मेरे घर वाले सब जाना थे, वही दिन से घर वाले मेरे सब कहा था। हाँ, घर वाले सब कहा था, हम सब बतावा है कल सबसे। हाँ, तो ये मतलब खत्म कर दी चुका है। अब का वही जाने खत्म कर दी अल्लाह। जो तुका मालूम है तुम बताओ। तुम्हार महतारी खड़ी है।
तभी का तो हम ना बताए पाई। कुछ जानकारी हो तो फट से बताए दो, बस मामला खत्म। तो जब कहत रहा निरुआर डरबे न रखबे तो अब कहा था राकेश या नहीं राकेश। हाँ हाँ चलो उसका ठीक तो है। वो ना छोड़ी ना वही यहीं रहे अल्लाह। नहीं तो कम से कम घर। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि एटा से सामने आई है। आपको बता दें कि एटा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। एटा से इस वक्त की बड़ी खबर, एक अज्ञात युवक के शव के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। हत्या कर फेंका गया शव और अज्ञात युवक का शव मिलने से ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस अज्ञात युवक की शिनाख्त करने में जुटी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल कोतवाली जलेसर क्षेत्र के रेजवा गांव के पास का ये मामला बताया जा रहा है, जहां एक संदिग्ध हालातों में अज्ञात युवक का शव मिला है। फिलहाल शिनाख्त जारी है और कार्रवाई के लिए पुलिस साक्ष्य जुटाने में जुटी है। बता दें अज्ञात युवक का शव मिला है और शव को देखकर ही स्थानीय लोगों का जमावड़ा वहां पर शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है अस्पताल और वहां से साक्ष्य जुटाने में पुलिस जुटी है। घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम भी पहुंची और बताते चले आपको कि यह अज्ञात युवक का शव है, जिसकी शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। कार्रवाई फिलहाल जारी है और हत्या का मामला नजर आ रहा है, जहां हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। शव मिलने से फिलहाल इलाके में सनसनी फैल गई। और खबर यूपी के एटा जिले से है, जहां जिला कारागार में निरुद्ध एक कैदी जो कि पेरोल पर बाहर आया हुआ था, जिसकी बीमारी के चलते इलाज के दौरान मौत हो गई। तो वहीं परिजनों का आरोप है कि कारागार में उचित इलाज न मिलने की वजह से बीमारी बढ़ गई और जिसके बाद कैदी की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार बंदी लल्लू सिंह, जो कि खरसुलिया का रहने वाला था और वो किसी मामले में सन 2007 में कारागार में निरुद्ध चल रहा था। मृतक कैदी उसके भाई का ये कहना है कि जेल के अंदर ही लल्लू सिंह को मुंह का कैंसर हो गया, जिसके बाद जेल में हुई लापरवाही के चलते सही इलाज न मिलने की वजह से उसकी बीमारी बढ़ गई। जेल मतलब थोड़ा वो नहीं कर पा रहा था, इलाज के बहाने नहीं छोड़ता था। मैं इधर उधर से सेटिंग करके तब लेके जाता था, तब इलाज मतलब हुआ। वो भी ट्रीटमेंट बराबर नहीं हो पाया। क्या परेशानी थी उनको? उनके जीभ में कैंसर था। कब से जेल में थे? ये जेल में थे सन 2007 से। ये मतलब झूठा मुकदमा लग गया था इनको। इनका सबसे पहले सेपी इलाज चल रहा था, उसके बाद इनको रेफर किया अलीगढ़ के लिए जेएम मेडिकल, वहाँ पे इलाज करवाया। छूटे कब थे ये 18 जून को। और विश्व क्षय रोग दिवस के मौके पर बंदगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर पीबी सिंह और प्राथमिक हेल्थ सेंटर खजुआ के प्रभारी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने विकासखंड खजुआ मुख्यालय के अंदर बने परिसर में कार्यशाला का आयोजन करते हुए क्षय रोगियों से पीड़ित लोगों को फैलने से रोकने के लिए विस्तार पूर्वक जानकारियां दी हैं। साथ ही कुछ समाजसेवी संस्थाओं द्वारा गोद लिए गए मरीजों को पोषण भी प्रदान किया गया। शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार 6 महीने तक गोद लिए हुए बच्चों को और मरीजों को पोषण प्रदान करना जरूरी होता है। क्षय रोगियों को उपलब्ध कराए गए सामान में 1 केजी मूंगफली के दाने और 1 किलो भुना चना, 1 किलो गुड़, 1 किलो सत्तू, 1 किलो गज्जक और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जैसे कि हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा या कॉम्प्लेन जैसी चीजें भी वितरित किए गए। मौके पर आपको बता दें कि देवेंद्र प्रताप सिंह वरिष्ठ टीबी लाइव पर्यवेक्षक और राशिद सिद्दीकी वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक, राकेश कुमार एलटी और जयचंद भी मौजूद रहे। क्षय रोग दिवस पूरे विश्व में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्षय रोगियों में इस बात की जागरूकता पैदा करना कि वो समय से पूरा अपना इलाज पूरा कराएं तथा आज के दिन के लिए सरकार ने विशेष पोषण योजना के तहत जो क्षय रोगी हैं उनको स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा गोद लेने का कार्यक्रम रखा है, जिसमें इन क्षय रोगियों को
इलाज के पूरे 6 महीने के दौरान निश्चित मात्रा में कुछ पोषक सामग्री जैसे कि 1 किलो मूंगफली, 1 किलो चना, गाजर, प्रोटीन पाउडर इत्यादि इस तरह के 7 वस्तुएं जो है इनको उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो कि प्रतिमाह इन रोगियों को गोद लेने वाले व्यक्ति द्वारा दी जाएगी। आज विश्व क्षय रोग। और फिरोजाबाद की ओर रुख करेंगे, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर 9 एडीओ पंचायत अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की फिरोजाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां वेतन से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि फिरोजाबाद से वेतन रोकने की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है। 9 एडीओ पंचायत अधिकारियों का यहां वेतन रोका गया है। जीपीआरओ ने पंचायत अधिकारियों का वेतन रोका और विभागीय लापरवाही करने के चलते वेतन रोकने की ये कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की फिरोजाबाद से आपको बता दें, जहां विभागीय लापरवाही करने पर कार्रवाई की गई है और इसी के तहत अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है। फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले, जहां पर अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है। करीब 9 एडीओ पंचायत अधिकारी हैं जिनका वेतन रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि काम में लापरवाही के चलते जीपीआरओ ने पंचायत अधिकारियों का वेतन रोक दिया है। विभागीय लापरवाही करने का मामला सामने आया, जिसके चलते अधिकारियों का वेतन रोका गया है। आपको बता दें, फिरोजाबाद में 9 अधिकारियों का यहां पर वेतन रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि विभागीय लापरवाही की वजह से 9 एडीओ पंचायत अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है। इसी के साथ ही बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। परिजनों के साथ मेला देखकर लौट रही एक बच्ची की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई है। तो वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे लेकर गांव गठौली को लोगों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। ग्रामीणों के अनुसार रेलवे लाइन के अंडरपुल में हमेशा पानी भरा रहता है, जिस वजह से ग्रामीण लाइन के ऊपर से निकलने को मजबूर होते हैं। इसी वजह से आए दिन दुर्घटना होती है और ग्रामीणों ने यह भी कहा कि अगर रेलवे ने जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया तो वो कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। कारण ये था कि ये आज सकरवा में हुरंगा था, वहाँ से अपने परिवार 3 बच्चे थे और दोनों मियाँ बीवी थे। वो वहाँ से हुरंगा देखने के बाद अपने गांठोली के लिए जा रहे थे। रेलवे क्रॉसिंग बीच में पड़ती है, यहाँ ना ही कोई सिग्नल है और ना ही कोई कुछ है। वो जैसे ही रेलवे क्रॉसिंग कर रहे थे, अचानक से ट्रेन आ जाती है और वो हादसा होता है, जिसमें एक बच्चे की दुर्घटना के तुरंत हैंड टू हैंड मौत हो जाती है। तो सूचना देने के बाद भी पुलिस यहाँ करीब आधा पौन घंटा के बाद आई है। उससे पहले काफ़ी लोग, ग्रामीण लोग यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पे ये इतनी बड़ी समस्या है कि यहाँ भी अभी 3 दिन पहले भी एक घटना हुई थी। ना तो यहाँ रेलवे वालों ने कोई सिग्नल बना रखा है, ना ही कोई फाटक बना रखा है, ना ही कोई चौकी है। कि जैसे रेलवे लाइन है, इसके नीचे अंदर से रास्ता है जी, उसके नीचे पानी भरा रहता है कमर, उसमें से निकला नहीं जाता है। तो रेलवे लाइन के ऊपर रह के आते हैं, यहाँ पे घटना होती रहती है। ये रास्ता कहाँ से कहाँ गया है? ये सकरवा के लिए आया है। सकरवा, मंत्राय, तमाम गांव पर है, कई गांव पड़ते हैं। सब्जी मंडी से कई गांवों के लिए रास्ता गया। हाँ। तो आज यहाँ पे ये बच्ची की मौत हुई है, इसका कारण क्या रहा? यहाँ से रिक्शा में ये 5 सवारी बैठी थी और ये हमारे रिश्तेदार हैं जी। तो ये निकल के आ रहे थे, ट्रेन ने आके ठोकर मारी और अपने रिश्तेदार की बच्ची। और यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं। तो वहीं आपको बता दें कि आगरा में हाई स्कूल के 6,53,634 और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 52,254 बच्चे यूपी बोर्ड की परीक्षा
देने के लिए शामिल हुए। यहां पर हाई स्कूल की परीक्षा सुबह 8 बजे से शुरू होकर 11:15 तक चली और इंटरमीडिएट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चली। इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में 4,900 कक्ष निरीक्षकों को ड्यूटी पर तैनात किया गया था, तो वहीं नकल विहीन परीक्षा के लिए 180 स्टैटिक और 19 सेक्टर, 6 जोनल और 6 सुपर जोनल और 4 उड़नदस्ते की टीम भी बोर्ड परीक्षा के लिए तैनात की गई। आगरा में सभी केंद्रों की निगरानी के लिए राजकीय महाविद्यालय को कंट्रोल रूम बनाया गया। साथ ही सामूहिक नकल और पेपर लीक मामले पर कि अगर ये पेपर लीक का मामला कोई सामने आता है तो स्कूल की मान्यता रद्द कर FIR दर्ज के भी आदेश दिए गए। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।